हेलो गाइस, वेलकम टू क्वेश्चन आवर एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चंस विद वन लाइनर। और ये जो मैं आज आपको क्वेश्चन कराऊंगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आगे से कोई भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे मैंने इंग्लिश में बनाए हैं। यहाँ पर मैं आपको हिंदी इसके साथ ही साथ बताता चलूंगा। देखिए कैबिनेट मिशन की हिंदी की जरूरत है नहीं, क्योंकि कैबिनेट मिशन को तो भाई कैबिनेट मिशन ही कहते हैं। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उसके हेड कौन थे? ऑप्शन ए यहाँ पर दे रखा है स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी दे रखा है हग गैट्सकेल, ऑप्शन सी दे रखा है एवी अलेक्जेंडर एंड ऑप्शन डी दे रखा है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो देखिए जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो ये आया था फरवरी 1946 में ये भारत आया। तो इसमें तीन व्यक्ति थे। पहले जो व्यक्ति थे इसमें पहले व्यक्ति थे पैथिक लॉरेंस, जो कि आपको ऑप्शन में दिख भी रहे होंगे। और जो इसमें दूसरे व्यक्ति थे उनका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये भी आपको ऑप्शन में दिख रहे होंगे। इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल हो जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरे जो व्यक्ति थे इसमें उनका नाम था एवी अलेक्जेंडर। और आपको तीनों ही ऑप्शन जो है दिख रहे हैं यहाँ पर कि तीनों जो व्यक्ति हैं वो ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो इसकी जो हेड की थी उस टाइम जो इसके हेड थे कैबिनेट मिशन के, तो उनका नाम था पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो थे इसके हेड थे और उस टाइम पर 1946 में ये इंडिया के सेक्रेटरी थे। इंडिया के सेक्रेटरी, आपको पता होगा कि सेक्रेटरी की पोस्ट बनाई गई थी जिसके तहत कि इंडिया में सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता था। तो पैथिक लॉरेंस जो थे वो 1946 में इंडिया के सेक्रेटरी थे और यही कैबिनेट मिशन के हेड भी थे। और ये तीनों के तीनों जो व्यक्ति थे ये ब्रिटिश के व्यक्ति थे, यानी कि वही अंग्रेजों के बंदे थे। तो वही कैबिनेट मिशन को लेकर के भारत में आए थे। फिलहाल जो ऑप्शन हो जाएगा इसका हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, यानी कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट मिल जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए क्या होगा। देखिए क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया। देखिए क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्रिप्स मिशन भारत में आया था वो आया था लेट मार्च 1942 में, यानी कि 1942 में क्रिप्स मिशन जो था वो भारत में आया था। और जो इसकी हेड थे वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स इनका नाम याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए संविधान के अंदर ऐसा कौन सा राइट है जिसको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। बताइए संविधान का दिल और आत्मा कहा गया है, हार्ट एंड सोल कहा गया है, ऐसा कौन सा राइट है। ऑप्शन ए दे रखा है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार या समता का अधिकार। ऑप्शन बी दे रखा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचार की बात की गई है, संवैधानिक उपचार के अधिकार। ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है वो दे रखा है राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो है एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल को आर्टिकल नंबर 32 जिसमें कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रिट जारी कर सकता है। पहली रिट होती है हैबियस कॉर्पस, दूसरी होती है मैंडमस, तीसरी होती है प्रोहिबिशन, चौथी होती है सर्टिनरी और पांचवी होती है कोवरेंटो। अगर सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा तो इसको आर्टिकल 32 के तहत करेगा। अगर हाई कोर्ट जारी करता है तो वहीं पर आर्टिकल नंबर 226 के तहत इसको जारी करता है। ये 5 रिट आप याद कर लीजिए। इन पांचों रिटों को अलग अलग भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस के अंदर और आजकल ये चल भी रहा है ट्रेंडिंग में। तो देखिए जो संविधान की आत्मा कहा गया है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को ही कहा गया है, यानी कि संवैधानिक उपचार को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है। जीवी मोवलंकर साहब जो थे वो पहले लोकसभा के स्पीकर थे। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको एक व्यक्ति दिख रहे होंगे ए.एस. अयंगर। ए.एस. अयंगर, हाँ ए.एस. अयंगर। देखिए पहले लोकसभा के बारे में अगर पूछा है तो हो जाएंगे जीवी मोवलंकर। अगर पूछा जाता है आपसे डिप्टी स्पीकर के बारे में तो डिप्टी स्पीकर कौन थे? वो थे M.A. अयंगर। A.S. अयंगर नहीं थे, वो थे M.A. अयंगर। ऑप्शन नंबर इसमें कोई M.A. अयंगर नहीं दे रखा है। हालांकि क्वेश्चन जो पूछा गया था वो लोकसभा के स्पीकर के बारे में पूछा गया था। अगर डिप्टी स्पीकर के बारे में पूछा जाता है तो आप आंसर टिक करेंगे। M.A. अयंगर साहब जो थे वो डिप्टी स्पीकर थे, यानी कि पहले डिप्टी स्पीकर थे लोकसभा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। द स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज बाइफरकेटेड इनटू द महाराष्ट्र एंड गुजरात ऑन May 1 इन द ईयर। बताइए जो राज्य विभाजन हुआ था, यानी कि महाराष्ट्र को एक अलग स्टेट बना दिया गया था और गुजरात को एक अलग स्टेट बना दिया गया था। पहले दोनों एक ही थे,
वो कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए 1960 में, 1 मई 1960, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मई 1960। यहाँ से दो क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि महाराष्ट्र जो था वो एक नया राज्य बना था, वो कब बना था, तो आप आंसर टिक करेंगे 1 मई 1960। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो गुजरात बना था वो कब बना था, तो गुजरात भी 1 मई 1960 को एक अलग राज्य बना था। एक्चुअली पहले था क्या, ये जो महाराष्ट्र और गुजरात थे ये दोनों मिले हुए थे, फिर बाद में इनकी बाउंड्रीज बना दी गई, यानी कि महाराष्ट्र को एक अलग स्टेट बना दिया गया और गुजरात को एक अलग स्टेट बना दिया गया था। और ये बनाया कब गया था, तो 1 मई 1960 में बनाया गया था। ये वही महाराष्ट्र है जहां पर कि उद्धव ठाकरे जी जो है अभी सीएम है और भगत सिंह कोश्यारी जो है वो गवर्नर है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के तहत कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन है। बताइए पहला ऑप्शन है इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन अ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ऐसा है कि जो हमारा पूरा का पूरा भारतीय संविधान है क्या वो ब्रिटिश जो अंग्रेजों का जो संविधान है उस पर बेस्ड है पूरा का पूरा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो आप काट दीजिए। दूसरा जो है इट इज ओरिजिनल, ये ऑप्शन तो एकदम फालतू का ही दे रखा है, व्हाट इज ओरिजिनल। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर इट इज मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, तो देखिए इसमें जो ये ओनली दे रखा है इस वजह से ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। हालांकि कुछ जो प्रावधान है वो 1935 के एक्ट से लिए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लिए गए हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1935 के आधार पर ये बनाया गया था, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से बहुत सारे प्रावधानों को लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जरा ध्यान से देखिएगा, इट इज अ मिक्सचर ऑफ द सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन, तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो अलग अलग यानी कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा गया था, बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ा गया था, उसके बाद कहीं जाकर ये खूबसूरत सा संविधान तैयार हुआ था, जिसमें कि कनाडा से भी कुछ लिया गया था, जिसमें कि यूएसए से कुछ लिया गया था, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ लिया गया था। तो इन सारे देशों के संविधान को पढ़ा गया, फिर उसके बाद हमारे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला और हमारे संविधान को बनाया। तो जो हमारा संविधान है वो मिक्सचर ऑफ द सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि बहुत सारे संविधानों का एक मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 7। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज अटेन्ड द स्टेटहुड इन फरवरी 1987, यानी कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था जिसको कि एक राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में, यानी कि फरवरी 1987 में ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था जिसको कि एक राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन ए इज अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी इज दमन एंड दीव, ऑप्शन सी इज गोवा एंड ऑप्शन डी इज पौंडीचेरी। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए एक नॉर्थ ईस्टर्न का स्टेट है जो कि 7 सिस्टर्स में से एक है और जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो था पहले एक यूनियन टेरिटरी था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन फरवरी 1987 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। फरवरी 1987, ये आप डेट याद रखिए, जो अरुणाचल प्रदेश है उसको फरवरी 1987 ये डेट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर कि बताइएगा अरुणाचल प्रदेश को कब राज्य का दर्जा दिया गया था या कब राज्य का दर्जा मिला था। तो फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा मिला था अरुणाचल प्रदेश को, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। The 25th इंडियन स्टेट टू अचीव द स्टेटहुड इज, 25वां जो राज्य बना था उसका नाम पूछा गया है यहाँ पर। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज सिक्किम, ऑप्शन बी इज गोवा एंड ऑप्शन सी इज अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज मिजोरम। तो जरा ध्यान से देखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि एलिमिनेशन जो फैक्टर होता है वो काम आ जाता है हमारे। देखिए मिजोरम एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश भी एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और सिक्किम भी उधर ही आ जाता है। ठीक है, एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा गोवा, तो जो गोवा था वो 25वां राज्य बना था, यानी कि जो 25वां राज्य बना था वो बना था गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए गोवा वही वाला गोवा है, ये पणजी वाला गोवा, गोवा वाले बीच पे और फोटो खींच के। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या होगा। देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मीट ऑन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने न जाने कितनी बार बताया है और ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये बार बार दिखता भी होगा। 9 दिसंबर 1940 को पहली मीटिंग हुई थी जिसमें कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, डॉक्टर SN सिन्हा जी को टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था, यानी कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। चेयरमैन लिख लीजिए आप, टेम्परेरी चेयरमैन जो बनाया गया था वो बनाया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को। 9 दिसंबर के बाद जस्ट 2 दिन बाद एक मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 में, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था। इसके जस्ट 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके द्वारा प्रस्तावना को लाया गया था, यानी कि
प्रियम्बल लाया गया था। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अनडिवाइडेड इंडिया यानी कि जब विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो कब मिली थी, तो 9 दिसंबर 1946 को मिली थी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो बनाया गया था वो कैबिनेट मिशन के आधार पर बनाया गया था, यानी कि कैबिनेट मिशन के बेसिस पर इसको सेटअप किया गया था। और कैबिनेट मिशन जो आया था वो कब आया था, फरवरी 1946 में आया था। और 9 दिसंबर यानी कि देखिए फरवरी 1946 में ये आया था और इसके जस्ट कुछ महीनों बाद जुलाई 1946 में संविधान सभा को चुनकर तैयार कर दिया गया था। इसके कुछ महीनों बाद 9 दिसंबर को ये मीटिंग होती है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को एक मीटिंग होती है जो कि संविधान सभा की पहली मीटिंग थी, जिसमें कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था। इसके जस्ट 2 दिन बाद एक और मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन ये परमानेंट चेयरमैन थे। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को याद रखिए। और ये वाला जो क्वेश्चन है यानी कि 13 दिसंबर 1946 से रिलेटेड, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। व्हेन वाज द मद्रास स्टेट रीनेम्ड तमिलनाडु। आपको पता होगा कि जो पहले मद्रास था उसी को आज के समय में तमिलनाडु बोला जाता है, यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो आज तमिलनाडु है उसे पहले मद्रास बोला जाता था। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो नाम कब चेंज किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए 1969 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, यानी कि मद्रास से इसका नाम तमिलनाडु रख दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इश्यूड बाय द कोर्ट इन द केस ऑफ द इलीगल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन। ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं और ऑप्शन भी वही हैं जो मैंने आपको अभी बताए थे, जो रिट्स मैंने आपको बताई हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टिलरी, प्रोहिबिशन और कोवेरेंटो। तीसरा ऑप्शन भी ले लीजिए यहाँ पर, वैसे कोई मतलब नहीं है, प्रोहिबिशन। बताइए इसका आंसर क्या होगा, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। Which of the following cases कैन नॉट बी filed डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। ऐसे कौन से केसेस होते हैं जिनको कि सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा जाता है, बताइए, उच्चतम न्यायालय के सामने नहीं रखा जाता है। तो देखिए अगर 2 स्टेट्स में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उन केसेस को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि विच इज नॉट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। बताइए अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है नॉट, यानी कि ऐसा कौन सा है। हम 4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा। पहला ऑप्शन है कि मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हायर कोर्ट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स। ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 10 साल तो उसको होनी चाहिए, कम से कम 10 साल तक वो किसी हाई कोर्ट में, या फिर 5 साल भी हो जाता है, यानी कि 5 साल किसी एक हाई कोर्ट में और 5 साल किसी एक हाई कोर्ट में, तो इसकी 10 साल हो जाएंगी। तो ऐसे करके भी वो जज बन सकता है, तो वो उसकी एलिजिबिलिटी में आ जाता है। या फिर वो किसी जुडिशियल पोस्ट पर रहा हो 5 साल तक, ये भी इसमें लिख लीजिए, जुडिशियल पोस्ट पर रहा हो 5 साल तक, तो वो भी जज बन सकता है हाई कोर्ट का। देखिए ऑप्शन बी जो यहाँ पर दे रखा है कि मस्ट बी इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड डिस्टिगाइज्ड जूरिस्ट, बिल्कुल होना चाहिए, यानी कि प्रेसिडेंट की नजर में एक फेमस व्यक्ति होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि किसी को भी जज बना दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है, वो भी हाई कोर्ट का जज। तीसरा देखिएगा जरा, मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 55 ईयर्स। यार ये ऑप्शन थोड़ा अजीब है, अटपटा ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को काट दीजिए। चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मस्ट हैव बीन अ हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। ये मैंने आपको बता ही दिया है, यानी कि 5 साल तक अगर किसी भी जुडिशियल पोस्ट पर रहता है तो वो जज बन सकता है। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो नॉट एन एलिजिबिलिटी के लिए पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपको साफ साफ दिख जाएगा कि 55 साल, जरूरी नहीं है कि वो 55 साल का व्यक्ति हो तभी वो बनेगा, ऐसा नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और आपको पता होगा कि हाई कोर्ट के बारे में जब यहाँ पर बात चली है तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। हाई कोर्ट से रिलेटेड एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 214, ये हाई कोर्ट से रिलेटेड है, यानी कि हर एक राज्य में हाई कोर्ट होगा, या फिर किन्हीं 2 या 3 यानी कि 1 से ज्यादा स्टेट्स का एक हाई कोर्ट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि आसाम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का एक ही हाई कोर्ट है और उसका नाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट। देखिए आर्टिकल नंबर 214 हाई कोर्ट से रिलेटेड है, यहीं पर आप याद कर लीजिए आर्टिकल नंबर 124 जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। ये दोनों आर्टिकल मैंने एक साथ आपको इसलिए बताया क्योंकि ये आसानी से याद हो जाते हैं। 214 और 124 आपस में एक्सचेंज कर देते हैं तो दोनों हाई कोर्ट के नाम हो जाते हैं, एक हाई कोर्ट हो जाता है और एक सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। यानी कि 124 होगा तो सुप्रीम कोर्ट होगा और 214 होगा तो वो हाई कोर्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। बताइए, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या पिछले वाले का ऑप्शन क्या यहाँ पर गलत दे रखा है क्या भाई?
ऑप्शन नंबर डी दे रखा है और हमने आपको बताया है ऑप्शन नंबर सी। तो हमने जो बताया है आपको वो करेक्ट है, यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी कर लीजिए, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िएगा जरा। फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स द सुप्रीम कोर्ट में इश्यू एन, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, क्या वो एक नोटिफिकेशन होता है, जैसे कि मोबाइल में एक नोटिफिकेशन होता है, क्या वो नोटिफिकेशन होता है? ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है वो रिट दे रखा है, जो कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताई थी। ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है डिक्री दे रखा है, और ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है ऑर्डिनेंस दे रखा है। तो ऑर्डिनेंस की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो जारी किया जाता है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर जारी करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है, और किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल नंबर 32 का इस्तेमाल करके 5 रिट जारी करता है। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टिलरी एंड कोवेरेंटो। इन पांचों रिटों को आप एक बार देख लीजिएगा जरा ध्यान से, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय। देखिए वैसे जो होता है, जो हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट द्वारा होता है, लेकिन आजकल थोड़ा ऐसा सिस्टम हो गया है कि गवर्नर ही उनको अपॉइंट कर देते हैं हाई कोर्ट के जजेस को। जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो एक आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, वो आर्टिकल नंबर 217। आर्टिकल नंबर 217 में जो लिखा हुआ है वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट बाय प्रेसिडेंट, ये लिखा हुआ है। तो प्रेसिडेंट जी द्वारा जो है हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल नंबर 217 का इस्तेमाल करके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये सिर्फ संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम वैसे देखेंगे तो गवर्नर आजकल जो है हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। आफ्टर द रिटायरमेंट अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन अंडरटेक अ प्रैक्टिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाई कोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हिंदी में समझा देता हूं आपको क्या कह रहा है कि एक जज है कोई हाई कोर्ट का, अगर वो रिटायर हो जाता है फिर वो अपनी प्रैक्टिस करना चाहे तो कहां कर सकता है? आपको पता होगा कि हाई कोर्ट के जजेस का जो रिटायरमेंट है वो 64 ईयर्स है, 65 ईयर्स है, ठीक है, आप ये याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर दे रखा है एनी अदर कोर्ट एक्सेप्ट द सेम कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वेयर एवर ही इंटेंड्स टू प्रैक्टिस। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है द सेम कोर्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी दे रखा है लोअर कोर्ट्स ओनली। बताइए कौन सा ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए आफ्टर रिटायरमेंट द जज ऑफ हाई कोर्ट कैन अंडरटेक द प्रैक्टिस इन एनी अदर कोर्ट एक्सेप्ट द सेम कोर्ट, यानी कि जिस कोर्ट में वो जज रहे हैं उसी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ये एक शर्त है, आप इसको याद कर लीजिए। वैसे तो आपको याद होगा ही ये कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद उनको प्रैक्टिस जो है वो उस कोर्ट में नहीं कर सकते हैं जिसमें कि वो जज रहे हैं, उसके अलावा किसी भी कोर्ट में वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो वो कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है। द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। बताइए हाई कोर्ट के जजेस की जो एज का रिटायरमेंट होता है वो 62 साल होता है, या 60 साल होता है, या 65 साल होता है, या 58 साल होता है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था कि जो इनकी एजेस का जो रिटायरमेंट का एज है वो 65 ईयर्स है, आप इसको याद रखिए। आर्टिकल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आर्टिकल नंबर 214 आप याद रखिए हाई कोर्ट है, और आर्टिकल नंबर 124 याद रखिए सुप्रीम कोर्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। द सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय। बताइए जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका उन दोनों का पृथक्करण है वो किसमें है? ऑप्शन ए जो दे रखा है वो 7वें शेड्यूल में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कि वो जुडिशियल डिसीजन में है, या फिर ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है वो दे रखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी। आप यहाँ लिख लीजिए डीपीएसपी, या फिर प्रेम्बल में लिखा हुआ है। बताइए किसमें लिखा हुआ है? तो देखिए एक आपने आर्टिकल पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 50, जिसमें कि शक्तियों का पृथक्करण है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें कि एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी, और एक होता है लेजिस्लेटिव। इसको बोलते हैं कार्यपालिका, इसको बोलते हैं न्यायपालिका, और इसको बोलते हैं विधायिका। ये आप 3 याद रखिए। ये जो लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 50 में लिखा हुआ है, और आपको पता होगा जो आर्टिकल नंबर 50 है वो एक डीपीएसपी है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। द चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय। देखिए वही क्वेश्चन फिर से पूछा है, क्या मतलब बनता है इस क्वेश्चन का भाई? देखिए ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। विच हाई कोर्ट हैज जुरिडिक्शन ओवर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ऑप्शन ए इज गुवाहाटी, ऑप्शन बी इज चंडीगढ़, ऑप्शन सी इज बॉम्बे, एंड ऑप्शन डी इज कलकत्ता। देखिए मैं आपको 3 स्टेट बताता हूँ। एक का नाम है अरुणाचल प्रदेश, एपी लिखा है मैंने, आप आंध्र प्रदेश ना समझ लें। अरुणाचल प्रदेश प्लस आसाम,
प्लस इसी के साथ एक और लिख लीजिए नागालैंड। इन तीनों का जो हाई कोर्ट है वो कहां पर है, गुवाहाटी के अंदर है। इन तीनों का कॉमन हाई कोर्ट है और वो कहां पर है, गुवाहाटी के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज टू होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ, वही क्वेश्चन है, फिर से पूछा गया है, एज के बारे में पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज हो या फिर हाई कोर्ट के जजेस की एज हो, एज का जो क्राइटेरिया है वो 65 ईयर्स ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है तो आर्टिकल मैं बता चुका हूँ 124 में है, सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 124 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर्ड द अयोध्या इश्यू टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एक आर्टिकल होता है उस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट जो है किसी भी ऐसे केस को, यानी कि जो थोड़ा मैटर इश्यू जो होते हैं वो थोड़े ज्यादा हैवी टाइप के होते हैं, उन इश्यूज को प्रेसिडेंट जो है रेफर कर सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं। तो किस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं वो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 143 का वो इस्तेमाल करते हैं और आर्टिकल नंबर 143 के तहत ही उन्होंने अयोध्या वाले केस को सुप्रीम कोर्ट के लिए सौंपा था। याद रखिए आप, आर्टिकल नंबर 143 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, बताइए ऐसे कौन से जुरिडिक्शन होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आते हैं और हाई कोर्ट के अंदर भी आते हैं। देखिए ऑप्शन जो दे रखा है डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट इंटर स्टेट, ऑप्शन बी दे रखा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी दे रखा है प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड ऑप्शन डी दे रखा है डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। देखिए जो हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स अगर लगता है कि कोई वायलेशन कर रहा है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और उन्हीं के लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। The high courts at Calcutta, Madras, Bombay were stabilized under the Indian High Courts Act. बताइए कौन से एक्ट के तहत इनको बनाया गया था। तो 1861 के एक्ट के तहत इनको बनाया गया था, यानी कि कलकत्ता का हाई कोर्ट, मद्रास का हाई कोर्ट और मुंबई का जो हाई कोर्ट स्टेबलाइज किया गया था वो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 के तहत इनको स्टेबलाइज किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 25। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड द सर्वेंट्स ऑफ अ हाई कोर्ट आर मेड बाय, बताइए किसके द्वारा जो है अपॉइंटमेंट किए जाते हैं ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स के। तो देखिए प्रेसिडेंट जी द्वारा तो जो है जजेस को अपॉइंट किया जाता है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं या फिर जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन जो कुछ ऑफिसर्स होते हैं हाई कोर्ट के अंदर उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो चीफ जस्टिस के द्वारा होता है। जो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो उनका अपॉइंटमेंट करेंगे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आंसर इसका जो हो जाएगा बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए थैंक यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।